नमस्कार, आदाब। मैं रदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नज़र डालती हैं आज की हेडलाइंस पर। तो बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं पर साजिद रशीदी ने बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत में भी तो 52 लोग मारे गए हैं, लेकिन उसमें ईश निंदा का किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। और वहीं पर बात करते हैं कि कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर रेप पीड़िता की मां बोली है कि दोषियों को फांसी हो। वहीं पर आखिरी खबर की बात करें तो AQI में सुधार दिख रहा है। तो सरकार ने लोगों को राहत दी है और अब दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे BS6 से नीचे वाले वाहन। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में। तो वहाँ पर जो उनके खिलाफ जो हिंसाएं हो रही हैं, उनकी घटनाएं हो रही हैं और जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले सप्ताह भी हमने देखा कि बांग्लादेश के मेमनसिंह ज़िले में कथित ईश निंदा के आरोप में एक युवक को पीट कर और जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद राजवाड़ी जिले में भी भीड़ ने 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट की बेरहमी से हत्या कर दी। इन घटनाओं के बीच भारत में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को नरसंहार कहना सही नहीं है। बांग्लादेश में हो रही हत्याएं गलत हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस्लाम किसी की भी हत्या की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जो लोग इन घटनाओं को नरसंहार बता रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या नरसंहार आखिर हुआ कहाँ है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि गाज़ा में जो भी हुआ है, क्या आप उसे नरसंहार कहने को तैयार हैं। और फ़िलिस्तीन में 40,000 बच्चों की हत्याएं हुई हैं और करीब 1,50,000 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन फिर भी उसे नरसंहार कहने से परहेज़ किया जाता है। इन पूरे मामले पर साजिद रशीदी का बयान भी सामने आया है। सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फलस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहां बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहां के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहां मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहां NCRB का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है, ये दोहरी मानसिकता क्यों है? मौलाना साहब, भारत में अगर दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो आप खुले तौर पर आवाज उठाएं, आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग किया गया, मारा गया, या जो घटनाक्रम घटित हो रही है, उसका समर्थन आप नहीं कर सकते हैं? सर, वो जो एजिटेशन है, वो जो वहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी, महंगाई उसके खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ तो है ही नहीं वो। आप क्यों बराबर अपने ऊपर उस तमाम चीजों को ले रहे हैं? आपका बयान था 10-15 अल्पसंख्यक या हिंदू समाज की भारत इतना फिक्र क्यों कर रहा है, भारत में इतना बेचैनी क्यों है, भारत दूसरे देश की बात क्यों कर रहा है, भारत अपने देश की बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरे घर में 10 लोग मरे, मुझे उसका फिक्र नहीं है। आपके घर में एक आदमी मर जाए, मैं उसका फिक्र करने लगूं तो मैं अक्लमंद हूं या बेवकूफ हूं? फैसला कीजिए आप। मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या की जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले एक वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। अभी 6 दिन पहले बिहार में अथर नाम के एक लड़के की, जो सब्जी वाला था, उसका धर्म पूछकर हत्या कर दी गई जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे? सारे सवाल जायज हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत है, लेकिन बांग्लादेश के बयान पर आप कायम है, ये हाँ या नहीं मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल मैं कायम हूं, बिल्कुल मैं वो जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं।
या तो इसको भी जेनोसाइड कहिए और फिर उसको भी जेनोसाइड कहिए, ठीक है, मान लेते हैं हम। आप 50 लोगों की हत्या को जेनोसाइड नहीं कहेंगे, 10 लोगों की हत्या को, 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे। आप बचाव कर रहे हैं बांग्लादेश का। मैं बांग्लादेश का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा हूं। ये मेरा वो दर्द है जो 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर दी गई, और जो दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर ये कहते हैं वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। जेनोसाइड तो जेनोसाइड है, चाहे 2 लोग हो चाहे 200 लोग हो। बांग्लादेश में जो हुआ उसकी संख्या आपको कम लग रही है 10-15? तो फिर ये 50 की हत्या को जेनोसाइड क्यों नहीं कहा जा रहा है? मेरा विरोध ये है। आप 2 चीजों को जोड़ रहे हैं। आप उसको भी कहिए जेनोसाइड, इसको भी कहिए जेनोसाइड, मैं भी कहूंगा। आप इसको जेनोसाइड नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, कैसे मान लूं? भारत अलग जमहूरियत है, भारत में इस बात पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। आप बांग्लादेश की सर, अगर भारत में चर्चा होती है तो यूनुस सरकार भी चर्चा कर रही है, फिर आप कौन है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू कौन है फिर? पढ़ाते हैं। इस बीच बांग्लादेश में हमने मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने यही कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वहाँ की यूनुस सरकार जिम्मेदार है, और जो एक कमज़ोर सरकार है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसे नरसंहार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर मरने वाले लोग हिंदू हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में जेएसआर का नारा लगाने वाली भीड़ द्वारा 52 लोगों की मॉब लिंचिंग भी की गई, लेकिन उसे नरसंहार नहीं कहा जाता। इससे पहले भी हमने देखा है शाहिद कि जो भी घटनाएं हुई हैं भारत में, और अगर दूसरे मुल्क की बात करें, गाज़ा के को लेकर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि वहाँ पर लाखों लोगों की हत्याएं की गई इजराइल द्वारा, लेकिन यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं जो इस समय बांग्लादेश में 2 मौतों पर हो हल्ला कर रहे हैं और यूनुस सरकार का बखान कर रहे हैं, और कह रहे हैं वहाँ पर कि अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। और कुछ वीडियोस तो ऐसे जनरेट किए गए हैं जो एआई के द्वारा बनाए गए हैं, और वहाँ पर उनको फैलाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों में, और इस तरह से लोगों के मन में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, उससे साफ साफ यही दिखाई देता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से ये लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं उससे कुछ ना कुछ उनको हो सकता है हासिल हो जाए। लेकिन अगर मौलाना रशीदी का जो बयान सामने आया है उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि उन्होंने यही कहा है कि भारत में भी बहुत सारी मौतें ऐसी हुई हैं, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं कि 50 से ज़्यादा 52 से ज़्यादा लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है, लेकिन वही सरकार वही लोग उन मौतों पर नहीं बोले जो आज बांग्लादेश की मौतों पर बोल रहे हैं। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अल्पसंख्यक बांग्लादेश का वो अल्पसंख्यक है और हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक क्या है? क्या इसके अंदर कोई भावना नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? जब हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग किस तरीके से धर्म के नाम पर की जा रही थी तो ये लोग चुप क्यों थे? ये लोग अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? बांग्लादेश में 2 घटनाओं को लेकर पूरा एकदम हो हल्ला मचाया हुआ है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से गाजा में खुलेआम नरसंहार किया गया, इजराइल ने क्या बर्बरता की, किसी से छुपा नहीं है। इसी हिंदुस्तान में जब फलस्तीन के समर्थन में लोग खड़े होते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, इजराइल के समर्थन में लोग खड़े होते हैं तो उनकी वाहवाही की जाती है। तो हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो चीज़ें सामने आ रही लगातार, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, किसी एक खास समुदाय संगठन के नाम पे उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, खुलेआम उनको कह ले कि हम किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लोगों की मौत हो जा रही है। तो क्या इन सब मामलों में लोग चुप क्यों है? क्या इसमें इनकी इंसानियत नहीं जगती है? अब बांग्लादेश की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में इलेक्शन के वक्त सबसे ज़्यादा नाम पाकिस्तान का लिया जाता है और इससे किसी एक खास पार्टी को फ़ायदा होता है, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश में भी यूनिट सरकार भारत का नाम इस्तेमाल करके वो अपनी सियासत चमका रही है। ऐसा हमने खुद कुछ जानकार मानते हैं। अगर इस पूरे मामले में हम साजिद रशीदी की बात करें तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है जिसमें कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जीएसआर का नारा लगाने वाली भीड़ द्वारा 52 लोगों की मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन उसे नरसंहार तक नहीं कहा गया। तो सवाल वही खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहां पे सबकी चिंता है। यकीनन सहानुभूति पूरे देश की होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई वायलेंस हो तो उस वायलेंस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन किस तरीके से पड़ोसी मुल्क में अगर 2 लोगों की मौत होती है तो उसको लेकर हुआ हल्ला किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में हमने देखा कि ऐसे लोगों के पक्ष में खुद सरकार खड़ी होती नजर आई। कुछ नाम ने तो सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा कि पहलू खान हो, अखलाक हो, मोहम्मद तबरेज़ हो, इसके साथ मोहम्मद अतहर हुसैन हो, सुलेमान पठान हो, जुवेल शेख है,
तमाम ऐसे नाम हैं कि अगर हम नाम लेना शुरू करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जो लोग बांग्लादेश में हिंसा को लेकर, हिंसा के खिलाफ हम फिर से ये बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर अपनी सहानुभूति जता रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट कर रहे हैं, उस पर पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग उस वक्त कहाँ चुप हो जाते हैं जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बर्बरता की जाती है, उनके साथ जब उनके धर्म को पूछकर टॉर्चर किया जाता है, किसी एक खास मांसाहारी होने पे या फिर हम कह लें कि आप क्या खा रहे हैं उसके नाम पे जब आप उसको टॉर्चर करते हो, मारते हो, तो उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ जाती है? जी, हालांकि अगर हम साजिद रशीदी की बात करें तो उन्होंने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक लोगों की जो हत्या की गई नरसंहार मानने में, उससे जो लोग हैं जो अभी उस पर हो हल्ला मचाए हुए हैं, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, वो लोग उस समय पर क्यों हिचक रहे थे? क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है? अब देखिए, आपको याद होगा जी कि जब गाज़ा में जो नरसंहार किया जा रहा था और उस समय बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा जा रहा था, तो उस समय कुछ राजनेताओं की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे थे कि वहाँ पर जनसंख्या को कम किया जा रहा है। तो उस समय मेरा सवाल ये है कि उस समय इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी ये सवाल पूछने? अगर उस वक्त जनसंख्या को कम किया जा रहा है, जो भी चीज़ है, तो ठीक है, आप नेशनल लेवल पर, अगर माफ़ कीजिए इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वही चीज़ गाज़ा में हम देखा कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या बच्चों की है। किस तरीके से इजराइल ने वहाँ पे बर्बरता करता है, वहाँ पे लोगों को कैसे खुलेआम कत्ल किया जाता है, यहाँ तक कि अंदर मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। आप समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति कैसी, कितनी भयावह होगी। लेकिन वहाँ के उस इलाके के समर्थन में, उस देश के समर्थन में जब इसी देश के लोग निकलते, ऐसा नहीं कि उसके समर्थन में कोई खास तबका, सारे धर्म के लोग सड़कों पर उतर रहे थे। सड़क पर उतरना तो दूर, अगर उस इलाके का झंडा भी आपने दिखा दिया तो आप पे मुकदमे हो रहे थे, FIR दर्ज की जा रही थी। तो वो भी अगर दूसरा मुल्क है तो बांग्लादेश भी दूसरा मुल्क है, फिर उससे इतनी सहानुभूति क्यों? तो क्या आप यहाँ पे दोहरा रवैया नहीं अख्तियार कर रहे हैं? आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जब भी दूसरे मुल्क में कोई मामला सामने आता है तो यहाँ पे सरकार से सवाल करने के बजाय सीधा विपक्ष से सवाल किया जाता है। हमने देखा कि गाजा के समर्थन में किस तरीके से जब प्रियंका गांधी ने संसद भवन वो एक बैग लेकर पहुंची, उनको भी किस तरीके से ट्रोल किया गया। लेकिन वही जब कुछ नेता इजराइल का समर्थन करते हैं तो उनकी वाहवाही की जाती है। इस बार भी हमने देखा कि बांग्लादेश मामले में किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर एक साथ खड़ा आया, लगातार बांग्लादेश को लेकर सवाल करता रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो सरकार से सवाल न करके विपक्ष से सवाल करने में लगे हुए थे कि मानो सरकार इस देश में विपक्ष चला रही हो। देखिए, अब यहाँ पर जो मीडिया है उसकी गंदी मानसिकता देखिए, यहाँ पर किस तरह से हेडलाइंस को बनाया जा रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं पर साजिद रशीदी के बिगड़े बोल, और उन्होंने इस तरीके से ये बोला है। लेकिन साजिद रशीदी का अगर आप बयान सुनेंगे, और आपने जो बयान सुना उसमें उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि हम किसी भी हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करते और हमारा जो इस्लाम है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को मारें या किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करें। लेकिन उन्होंने बस यही एक सवाल उठाया कि भारत में जो हत्याएं हो रही हैं, भारत में जो लिंचिंग हो रही है, गाज़ा में जिस तरह से नरसंहार किया गया, उस समय आप उसको बढ़ावा क्यों दे रहे थे? और वहीं पर बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आप इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने की, पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पर सवाल पूछा गया है। लेकिन जो मीडिया की जो खबरें सामने आ रही हैं वो जिस तरह से सामने आ रही हैं, पूरा ज़माना, पूरा देश देख रहा है। जी, अभी एक और खबर की बात करें तो राजस्थान से जो खबर है कि वहाँ पे एक मस्जिद, जो इलाका बताया जा रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे का ये मामला है, जहाँ पे मस्जिद के सामने एक पत्थर को हटाने को लेकर मामला सामने आया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि वहाँ पे पत्थर बरसाया गया। उसके बाद से आज सुबह से, यानी शुक्रवार, आज से कहा जा रहा है कि वहाँ पे लगातार गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हमने देखा कि अभी कई सारे फुटेज सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों को, माफ़ कीजिए, गिरफ्तारियाँ नहीं पुलिस डिटेन कर रही है, उठा रही है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम यहाँ पे चूड़ी और सामान बेचने बाहर के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे किराएदार है, लेकिन उनको भी पुलिस डिटेन कर रही। तो इस वक्त राजस्थान में देखा जाए तो जो इलाका है वहाँ पे अभी खबर जो सामने इसमें कि जो इंटरनेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहाँ पे जो आला अधिकारी है पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि पुलिस खुले तौर पे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों को अब डिटेन किया जा रहा है
किस आधार पे किया जा रहा है? क्या पत्थर बरसाने के बाद फुटेज कुछ लीक हुए, या फुटेज के बुनियाद पर लोगों की गिरफ्तारियां डिटेन किया जा रहा है, या फिर अभी तक जो प्रशासन ने कदम उठाए हैं वो किस आधार पर उठा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के लोग खुद ऐसा बयान सामने आए कि हम इसमें नहीं थे, मैं खुद बाहर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे एक किराएदार हूँ। तो फिलहाल अभी यह खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है। देखिए, जयपुर से जो खबर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद है और उस पर ऐसा कहा जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो अपने मन से वहाँ पर सरकार को हटाने की उन्होंने इजाज़त दे दी थी और हटा भी रही थी, लेकिन प्रशासन हटा रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ डंडे लगा दिए थे या कुछ भी हुआ था वहाँ पर। उसके बाद प्रशासन ने उसको हटाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जनता, वहाँ के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पर उन्होंने हम पर पत्थरबाजी की है पुलिस पर, और पुलिस के जवानों को, कई सारे लोगों को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद लोगों को डिटेन किया गया और कई लोगों के खिलाफ कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि संभल में भी आपने देखा होगा कि संभल में जिस तरह से जो घटना सामने आई थी वो चीज़ें जयपुर में भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को घर से ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा था जो वहाँ पर शामिल भी नहीं थे, और उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी, उन पर एफआईआर हुई थी, और यही चीज़ राजस्थान में हो रही है। लेकिन कल आपने देखा कि जिस तरह से क्रिसमस का कल दिन था और पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा था, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिल्ली के बड़े चर्च में प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए थे, लेकिन उस समय उनके ही दूसरे लोग जो हिंदूवादी संगठन के लोग कहलाए जाते हैं, उनको वो जो है हर जगह जाके तोड़फोड़ कर रहे थे। तो यहाँ पर दोहरी राजनीति या दोहरी मानसिकता कह लीजिए कि यहाँ पर लोगों को नहीं कहा गया कि आप वहाँ पर खामोश होकर बैठिए, या प्रशासन ने या पुलिस ने वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर आप जयपुर में देखिए, संभल में देखिए, बाकी जगह अगर किसी भी मुसलमान का नाम आ जाता है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, देखिए, इनकी आप मानसिकता को समझ सकते हैं, किस तरीके से पहले हिंदू बना मुसलमान किया गया, उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, लेकिन अब मुसलमान से ऊपर उठकर ये लोग ईसाई तक पहुंच चुके हैं। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चर्च में पहुंचते हैं और वहां से एक संदेश देते हैं, उनका संदेश ये है कि क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में क्यों नहीं बोलती कि जो ऐसे आपत्तिजनक जो तत्व हैं, जो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। हमने कल ही देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो एक नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। अब हम कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। भारत हमेशा ट्रेड डील की बात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जो ईसाई की आबादी है वो करीब 2.4 अरब है, जो कि इस देश का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये धर्म है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ट्रेड डील की बात कर रहा है, और ये फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और भी तमाम मुल्क हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारे जो मुल्क हैं वो ईसाई बहुल इलाके हैं। तो फिर आप इन अनभक्तों को समझाएं कि ट्रेड डील कैसे मुमकिन हुआ। दूसरी तरफ अगर इस देश की बात करें तो इस देश में कहा जाता है कि 2 से 3% ईसाइयों की आबादी है, जिसमें नागालैंड में 87%, मिजोरम में 87%, मेघालय में 75%, मणिपुर में 41% और गोवा में 25%। गोवा में जहां सालों से सरकार बीजेपी की है, तो वहां पे बीजेपी अपने सत्ता में जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके साथ वो क्या करेगी। दूसरी अहम बात आपको ये बताए कि पूरी दुनिया में 201 मुल्क हैं जो रजिस्टर यानी मान्यता प्राप्त है, उसमें से 120 जो मुल्क हैं वो जो क्रिश्चियन है उनके मुल्क है। तो आप समझे कि एक तरफ तो आप हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों के ऊपर जिहाद, उनको पाकिस्तान का नाम लेकर टॉर्चर करते हो, जो कि उनकी भी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो माफ़ कीजिएगा देश है वो 60 से ज़्यादा है। तो 120 क्रिश्चियन जो देश हो गए, 60 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा जो मुसलमानों के देश है, तो बचे बाकी देश कितने ही बचे। तो यहाँ पे देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद ये मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि जो ये त्यौहार है सबके ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, लेकिन वही दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से एक बीजेपी की महिला नेता है जो कि बताया जा रहा है जबलपुर में कि वो उस महिला के साथ गाली गलौज करती है जो पूरी तरीके से देख नहीं पाती है। ये भी देखा गया कि जितने लोगों ने हुड़दंग किया वो लोग यही आरोप लगा रहे थे कि ये भी धर्मांतरण करा रहे हैं। तो आप तो पहले मुसलमानों पे आरोप लगाया, अब आप ईसाइयों पे पहुंच गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मॉल में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं को भगाया गया, चर्च के बाहर प्रदर्शन किए गए और तमाम तरीके की जो चीजें थी उसको तोड़ा गया। तो आप देखें कि इसी हिंदुस्तान में किस तरीके से कि लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी
इनका समर्थन कर रहे हैं, हर वो समुदाय में जाकर वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या सच में इनके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है? देखिए, हमने सुबह भी बात की थी और मैं और जब यासिर सुबह यहाँ पर बैठे हुए थे उस समय भी हमने कहा था कि ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि बिना सरकार के संरक्षण आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दुनिया यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ पर, हर एक कदम पर जो है सरकार की निगरानी होती है। और उसी देश में इतने बड़े बड़े जो क्राइम हो जाते हैं या बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों को मारा जा रहा है, सरेआम पीटा जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही हैं, फिर भी सरकार यहाँ पर बैठकर खामोश बैठी हुई है और कुछ भी वहाँ पर एक्शन नहीं लेती। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की, उन्होंने भी कल ही भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन यहाँ पर भाईचारा कहाँ चला जाता है जब लोग जो है दूसरे समुदायों को उनका त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हैं। और लोग अगर अपना रोजगार ढूंढने के लिए, बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे टोपियां बेचने के लिए बैठ जाते हैं, तो कहा जाता है उनसे कि ये हिंदुस्तान है और ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर हम दूसरे समुदायों को उनका त्यौहार नहीं मनाने देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय का त्यौहार मनाया जाएगा, वो है हिंदू समुदाय। नहीं, हमने देखा ये भी कि किस तरीके से क्रिसमस डे के मौके पे हिमाचल प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई, यहाँ पे खुले तौर पे लोग अपने जो क्रिसमस डे है वो मना रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो अभी हमने जितने राज्यों का नाम लिया वहाँ पे खुद सरकार बीजेपी की है, एनडीए सरकार चला रही है, और ऐसी तस्वीरें जो सामने आई, खास तौर पे सबसे ज़्यादा एनडीए समर्पित जो राज्य है वहाँ से तस्वीरें सामने आई। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस देश की कि लगातार हम किस तरीके से विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या यहाँ की जो पॉलिसी है या फिर जो इंटरनेशनल मामले हैं, यहाँ की जो, अगर हम पूरे यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो उसको आप बेहतर कर पाओगे? अगर हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो प्रधानमंत्री मोदी गल्फ कंट्री में क्यों जाते हैं, वहाँ पे शेखों से गले क्यों मिलते हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि सच में क्या इस तरीके के प्रोपेगेंडा रचा जाता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों के मामले में चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? अल्पसंख्यक से अब मामला ऊपर उठकर अब क्रिश्चियन पे आ गया है कि उन मामलों, इस पे भी देखा गया कैसे, हम घटना को आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक पादरी को धमकाया गया और उन पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। तो आप देखिए कि पहले किस तरीके से मौलवी मौलाना को धमकाया गया, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है उनको उनके दाढ़ी के साथ कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे उन पर सवाल खड़े किए गए। एक आपको एक और घटना का हम जिक्र करते हैं कि पासी में, साउथ की बात करते हैं, साउथ में केरल के रहने वाले एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो बंगाली बोलता था। बंगाली बोलने से उनको ये लगा कि ये बांग्लादेश का है और वो मुसलमान है। जब उसकी मौत हो जाती है तब पता चलता है कि वो एक हिंदू है और बंगाली वो बोलता था। तो आप समझे कि नफरत कितनी भयानक बढ़ चुकी है कि आपकी भाषा को लेकर भी अब आपको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर आप बंगाली बोल रहे हैं तो आप ऐसा मानो कि बांग्लादेश से हैं। मारा इसलिए भी जाता है कि शायद वो मुसलमान है, लेकिन जब उसकी मौत होती है तो पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं, ये एक हिंदू है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन किया था कि बीजेपी की एक महिला कैसे बोलती है कि तुम्हें हिंदी बोलना आना चाहिए, तुम हिंदी सीखो। तो इस तरीके से माहौल जिस तरह से लगातार क्रिएट किए जा रहे हैं, तो सवाल यही है कि अगर सच में सरकार इसमें तो कोई दखल नहीं दे रही है तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने देखा कल खुद सौरभ भारद्वाज के ऊपर किस तरीके से माहौल बिगाड़ने के या फिर कहने की धार्मिक ठेस पहुंचाने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अगर सौरभ भारद्वाज का जो मामला रहा, अगर सच में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, तो जो ये लोग सड़कों पे जो सामान बेच रहे थे उनके ऊपर जो हुड़दंगाई की गई, जेएसआर के नारे लगवाए गए, चर्च के बाहर पाठ पढ़े गए, तो वो लोग किस धर्म के समर्थन में थे और क्या वो सच में किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहे थे? जी, अब देखिए यहाँ पर कि जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और हमेशा निंदा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा हक नहीं बनता है, किसी भी व्यक्ति का हक नहीं बनता है कि कोई किसी की भी जान ले। लेकिन उस पर देखिए कि कितने सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता है, बांग्लादेश को एक अहम मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो है 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में भी चुनाव होने वाले हैं और 2027 में भी चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लेने के लिए शायद उस मुद्दे को उछाला जा रहा है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और कल ही की घटना जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि क्रिसमस डे पर किस तरह से लोगों को वहाँ पर परेशान किया गया और जो हिंदूवादी संगठन थे उनकी तरफ से हुड़दंग मचाया गया। लेकिन आप देखिए कि किसी भी नेता का उस चीज़ पर बयान सामने नहीं आया।
नहीं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि ठीक है, आप बांग्लादेश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सरकार, सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? सरकार तो बीजेपी की है, गृह मंत्रालय आपके पास, इस वक्त सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आप बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करें ना कि इस मामले में बीजेपी यानी केंद्र सरकार ने क्या सख्त कदम उठाए हैं। हमने देखा कि जब बांग्लादेश के जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनको लेकर जब प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश ने उस पर सख्त रवैया अख्तियार किया, उस उधर से जब नोटिस सामने आता तो भारत सरकार उसका बहुत ही आराम से जवाब देती है कि लोग एहतजाज कर रहे थे। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो पहलू खान के जो आरोपी हैं और उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार याचिका दायर कर रही है, उनके भी खिलाफ यानी पहलू खान के समर्थन में और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और सड़क पर उतरेंगे? केरला में भी जो घटना घटी है जहां पे भाषा के बाद जाति को देखते हुए जिनके साथ मर्डर किया गया, खुद कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मामले सामने जहां पे खुद बीजेपी के नेता शामिल थे, तो क्या ये लोग अपनी सहानुभूति दिखाते हुए, इंसानियत दिखाते हुए सड़क पर उतरेंगे, उनकी मांग करेंगे? क्या ये वो लोग हैं या फिर कह रहे कि जिस तरीके से ये अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, ये लोग उस रेप पीड़िता उन्नाव की जो लड़की इस वक्त दर दर भटक रही है सिर्फ इसलिए कि उसे इंसाफ मिले, क्या उसके साथ वो कदम से कदम मिलाएंगे, उसके साथ दिल्ली कड़ाके की ठंड में चलकर उसका समर्थन करेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी देखिए कि अगर हम बात करें तो पूरा मामला जो है एक तरीके से अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है और इसमें किसी को इंसाफ दिलाना कम और अपनी सियासत चमकाना ज्यादा नजर आ रहा है। जी, आपने शायद जिक्र किया कि उन्नाव रेप पीड़िता का, तो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत देने के फैसले के खिलाफ आज हमने देखा कि हाई कोर्ट के बाहर लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने फैसले की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग भी की है। और इस बीच पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट के फैसले पर एक गहरा दुख जताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने बात भी की है। सबसे पहले आइए सुनते हैं उनका बयान। इनकी बेल खारिज की जाए यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है, मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी, हमको न्याय मिलेगी। इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको, चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए बस। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बेटी वकील हो के जज की बदली करा रही है, हैं? हम कहूँ इतने बड़े पैसा वाला, कितने दिन से उनके घर में प्रधानी रही, विधायकी रही, सब कुछ रहा, हमारे पास कुछ नहीं। मेरा देवर जेल में पड़ा है, झूठ झूठ मुका, नाम नहीं बता सकते, विक्टिम की माँ आरोपी को मिल गई है, तो इनकी बेल खारिज की। हमने पीड़िता की मां का बयान सुना जिसमें उन्होंने यही कहा है कि सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हाई कोर्ट से हमारा विश्वास उठ गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति की हत्या करने वालों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन देखिए, कल भी हमने एक खबर पढ़ी थी कि यूपी के ही एक नेता हैं, उन्होंने हंसते हुए ऐसा जवाब दिया था कि वाकई में वो जवाब जो है तुच्छ था और उन्होंने ये कहा कि ये यूपी की घटना है तो आप दिल्ली में आकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों की यहाँ पर राजनेताओं की मनोस्थिति देखिए कि कहाँ जाकर यहाँ का इनकी मनोस्थिति फंस गई है, अटक गई है, कह सकते हैं बहुत ही गंदी हो गई है, क्योंकि शायद वो उस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं जो एक आम इंसान समझ पा रहा है। क्योंकि जिसकी बेटी के साथ ये घटना हुई है और जिसके पिता के साथ ये घटना हुई है, उनके पिता की जान चली गई, उनके चाचा की जान चली गई, उनकी बुआ की भी जान चली गई, तो वो परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन राजनेता यहाँ पर हंसने के लिए हंस रहे हैं उनके मनोदशा पर। तो देखिए कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए, अभी आपने कहा कि क्या इनके अंदर मतलब ऐसी इंसानियत नहीं बची है कि वो इस पीड़ा को समझ सके। बात यह है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, लेकिन बात यह है कि दर्द को समझते हुए भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। यानी वो किसी एक ख़ास
पावर से, किसी एक सत्ता से वो डर रहे हैं, और यही वजह है कि वो शायद बोलने में भी काफ़ी हिचक रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि वक्त का पहिया नाचता है, कल उसके साथ तो आज आपके साथ भी आ सकता है, इसीलिए बोलना हमेशा ज़रूरी है कि बोल की लब आज़ाद है तेरे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज किस तरीके से ये मामला 2 से 3 दिन तक चल रहा है। देखा गया दिल्ली कड़ाके की ठंड में जब महिला इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करती है तो दिल्ली पुलिस वहाँ से उसको डिटेन करती है, उसके ऑडियो लीक होती है कि उसकी माँ के साथ कैसे चलती बस से उसको उतारा जा रहा है। जो वहाँ पे एक एक्टिविस्ट हैं उनके साथ वो लगातार टच में है। कई ऐसे मीडिया पे उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें ये कहा कि उनके पति को धमकाया गया, मारा पीटा गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज उन्होंने हाईकोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया जब वो वहाँ पे पहुँचे। हालांकि आज की तस्वीर अपने आप में खास इस बात में भी रही कि उनके साथ कुछ और ऐसे इंसान कदम से कदम मिलाने को देखने को मिले जो समझ सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हुई है। हमने कल रात देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मेट्रो में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहाँ पे बैनर पोस्टर लिए वहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इनका समर्थन करें। केस क्या है, इंसान कौन सा है, किसके खिलाफ वो लड़की लड़ रही है, उसके बारे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार समझाने के लोगों से कोशिश कर रहे थे। आज जब पीड़िता और उसके साथ जब लोग हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पे प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि आपको यहां पे प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, हम आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप यहां से नहीं कहीं और जाएं। यानी दिल्ली में जो जगह चिन्हित की गई है प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, आप वहां पे जाएं। तो आप समझे कि ये पुलिस वाले उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जिन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जो लोग अपनी इंसाफ के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको ही उल्टा धमकियां दी जा रही है। इस पूरे मामले में देखा गया कि अभी तक कुलदीप सिंह के मामले में किसी भी बड़े जो सत्ताधारी पार्टी है उनके बयान सामने नहीं आते हैं। एक नेता का बयान भी सामने आता है तो काफी हम कह सकते हैं कि किस तरह से छिछोरापन की तरह उस अपनी बात रखता है। ये नेता है ओपी राजभर, जो कि हंसते हुए कहता है कि उसकी तो घर 5 किलोमीटर दूर है और उसका घर यहाँ है, तो दिल्ली में प्रदर्शन करने की बात क्या है। तो आप समझे कि कोई नेता अगर बयान देता भी नहीं है लेकिन देता भी है तो उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि वो ऐसा बयानबाजी करता है। लेकिन अभी बता दें कि इस पूरे मामले में परिवार अभी भी इंसाफ की लड़ाई के लिए लगातार जदोजहद कर रहा है, वो लड़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या ये मामला कोर्ट में जाने के बाद इसके पक्ष में फैसला आता है या नहीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या इंसाफ पाना इतना मुश्किल हो गया है कि जो पीड़िता है उसकी माँ को अब ये कहना पड़ रहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। आप समझे कि जो पीड़िता है उसके पिता की डेथ हो जाती है, उसके पक्ष में जो उसके वकील केस लड़ते हैं उनकी मौत हो जाती है, उसका चाचा जो अभी जेलों में बंद है वो जेल से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो आरोपी है जिस पे आरोप तय किया गया है, जिसको आरोपी माना जा रहा है, उसको जेल से बाहर आने की बात की जा रही है। तो आप समझे कि क्या इस देश में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है। देखिए शाहिद, यहाँ पर अगर आपने राजनेताओं की बात की कि इनकी मनोस्थिति इतनी गंदी हो गई, इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो गई, तो इससे पहले भी हम बता दें कि जब नीतीश कुमार वाला जो मामला सामने आया था और उस समय उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करी, तो उस समय यूपी के एक पार्टी के नेता हैं संजय निषाद, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने सिर्फ नकाब ही हटाया, उन्होंने छुआ नहीं था, अगर छू लेते तो क्या होता। तो देखिए यहाँ पर राजनेताओं की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है। और बिहार में जब इलेक्शन हो रहे थे तो एक हम उससे पहले भी कई मर्तबा बात कर चुके हैं इस बारे में कि एक नेता थे और उनकी वीडियो, बहुत गंदी वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद अमित शाह जाके उन्हीं के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो देखिए मतलब राजनेता कहाँ से किसके लिए वोट मांग रहे हैं, और एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक गंदे इंसान के लिए वोट मांग रहा है। तो सोचिए कि हमारे देश की राजनीति का स्तर कितना ज़्यादा गिर चुका है। नहीं, वही अगर हम बात करें, कहा जाता है कोई भी अगर मामला सामने आता है तो अगर वक्त रहते उस पर सबसे पहले कानूनी कार्रवाई कर ली जाए, कोई सख्त कदम उठाया जाए, तो शायद आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें सामने नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने कहा कि पहले मामला नीतीश कुमार का हुआ और उसके बाद संजय निषाद का जो बयान सामने आता है, उसी के तर्ज पे जब अगली बयान जब हमने देखा ओपी राजभर का है, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे जब नेता विवादित बयान या ऐसे टिप्पणी करते हैं और उन पे कोई ना जनता कोई एक्शन लेती है ना कोई उसका जो पार्टी का नेता है वो एक्शन लेता है, तो उसके बाद क्या दूसरे नेताओं में भी ऐसी हिम्मत बढ़ जाती है, उनको भी लगता है कि शायद हम ऐसे भी अटपटांग बयान देंगे तो हम वायरल होंगे। तो फिर वही है कि अगर वक्त रहते कोई भी हो, पदाधिकारी हो, वाला अधिकारी हो या कोई जनता हो, अगर इन लोगों पर एक्शन ले या इनको सबक सिखाए तो शायद आने वाले वक्त में ऐसी बयानबाजी से ये लोग आमतौर पर बचने की कोशिश करेंगे या फिर इनकी जो मानसिकता है वो शायद सुधर जाए।
देखिए, ये केस जिस तरह से चल रहा है, जो उन्नाव रेप केस है, और आज हाई कोर्ट के सामने जो महिलाएं हैं, जो उनकी माँ हैं या रेप पीड़िता हैं, या उनके समर्थन में बहुत सारी महिलाएं वहां पर बैठी हुई, और उनको किस तरह से हटाया जा रहा है, उससे पहले भी उनको घसीट कर दिल्ली पुलिस की तरफ से किस तरह से हटाया गया था, वो वाकई शर्मनाक था। और आज यही महिलाएं हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी उनको हाथ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उनको वहाँ पर हड़काया जा रहा है, हटने के लिए उनसे कहा जा रहा है। और इसी पर हमने देखा कि कांग्रेस की एक नेत्री हैं मुमताज़ पटेल, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को एक बड़ा झटका बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही बड़ा झटका है, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर सेंगर को खुली छूट दे रखी है, इससे देश में बहुत गलत मिसाल कायम हो रही है। इससे न केवल पीड़िता परिवार का बल्कि पूरे देश की महिलाओं का विश्वास टूटा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा इस मामले में पूरे की कांग्रेस शुरू से ही लड़ रही है और अपनी बात रख रही है। हमने इसका भी जिक्र किया किस तरीके से मेट्रो में लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जघन्य अपराधी को बाहर लाने की बात की जा रही है। तो यकीनन इस तरह से अगर फैसले आएंगे तो हमने ये भी देखा कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब अदलिया अदालत से भरोसा उठ रहा है। तो अगर ऐसे बयान आने वाले वक्त में आते रहेंगे तो यकीनन राजनेताओं से तो लोगों का भरोसा उठ गया, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि अदालत से भी लोगों के भरोसा टूटना शुरू हो जाए। जी, तो नाजरीन, हिंदी समाचार के लाइव प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे और शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।